अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप के 25वें मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका मैदान में उतरेंगे। आज बड़ा दंगल सजने का इम्कान है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड इज ऑन 8th नंबर जबकि श्रीलंका इज ऑन 7th। लिहाजा दोनों टीम्स के लिए आज का मैच जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर हालिया इवेंट में दोनों की हम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो तकरीबन एक जैसे ही है और दोनों ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक में कामयाबी हासिल की है। तो आज सबकी नजरें मैच पर होंगी क्योंकि अगर टीम्स की परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट उनकी सिमिलर परफॉर्मेंस है, मतलब 19-20 का ही फर्क होगा, लेकिन हमारे एनालिस्ट इस पर बेहतर बता सकते हैं। इसमें अगर बात करें ना तो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की जैसे आपने बात की तो दोनों अभी 2-2 पॉइंट के साथ हैं। एक 50 इंग्लैंड ने हासिल की, बट इंग्लैंड को डोमिनेंस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात की, शुरू में दोनों मैचेस हारे बट कम बैक किया, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी साइड है जिसके पास अभी एबिलिटी है कि दे कैन कम बैक। और ख़ास तौर पे इनकी जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी अच्छी है, पूरे इंग्रेडिएंट्स इनके पास मौजूद हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अभी तक तो वर्ल्ड चैंपियन यही है कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली इनका मोराल थोड़ा नीचे ज़रूर नज़र आ रहा है, टीम जैलन नहीं है। और एज फार श्रीलंका इज कंसर्न तो श्रीलंका की हर चीज़ ही ख़राब होती चली जा रही है। एशिया कप का फाइनल हमने देखा, कैप्टन भी अभी हमारे कोई भाई हैं, हमारे जैसी हरकतें हैं इनकी भी तो इस तरह ही है। और एक और चीज़ के अगर हम इनके ओवरऑल स्टैट्स देखें तो 78 टाइम दोनों का मुकाबला हो चुका है। 38 टाइम इंग्लैंड ने जीता और 36 टाइम जो है श्रीलंका विक्टोरियस थे। इसी तरह वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से बात करें तो 11 दफ़ा दोनों टीमें मध्य मुकाबला आई और 6 टाइम इंग्लैंड जीती और 5 दफ़ा जो है श्रीलंका ने जीता। तो इसका मतलब ये है कि दोनों टीमों में हमेशा बड़ा तगड़ा अग्रेसिव मुकाबला होता है, अच्छा कांटेदार मुकाबला होता है। तो इस लिहाज से कुछ हम बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकते। अपने पैनलिस्ट की तरफ फिना बढ़ते हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जी सब ठीक है, तुम फिट हो? सर मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? दोनों की एक एपिसोड होगी ठीक है बिल्कुल जी। और इधर हमें पाकिस्तान से सेट पे ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई तो फुल फ्रेश लग रहे हैं। हाँ आपको वो लाफ्टर फिट्स के बाद मुझे लगता है ही इज ऑल गुड एंड ऑल फ्रेश। भाई कल आपने कुछ मिस किया, अगर आपको टाइम मिले कल वाला शो जरूर देखिएगा। और हमने भी सर कल आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, आपकी प्रेजेंस को हमने बहुत ज्यादा मिस किया है कल शो में। हाँ आप भी थोड़ी मिसिंग इन एक्शन थी। आपने इक्वल किया बेसिकली। जी सर। अगर सर हम आज के मैच की बात करें, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होने जा रहा है, क्या समझते हैं कौन सी टीम बेहतर फॉर्म में है और आज बेहतर परफॉर्म करेगी? देखिए दोनों को बहुत मार पड़ रही है। दोनों की बॉलिंग जो है ना वो बहुत ही नकारा रही है और हाईएस्ट एवरेजेस है इनकी विकेट लेने के हिसाब से। सो मुकाबला होगा कि कौन वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस और दिखाता है। मैं समझता हूं कि श्रीलंका के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर एटलीस्ट स्ट्रांग है मगर आखिरी नंबरों पे है क्योंकि श्रीलंका नेट रन रेट पे इनसे ऊपर है। मगर हमेशा ऐसा जो मुकाबला होता है ना वो ये होता है कि स्कोर सेटल करना, अपने फैंस को दोबारा से एंगेज करना, एक उम्मीद की किरण दिखाना। और वही बात है कि जहाँ पे ये मैच हो रहा है बेंगलुरु में, वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच है। सो अगर हाई स्कोरिंग मैच है तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। मगर फिर भी मैं समझता हूँ 300 प्लस रन होंगे यहाँ पे और इंग्लैंड को स्लाइट एडवांटेज है बिकॉज एक तो प्रोफेशनल टीम ज्यादा है और चोट खाई हुई है और श्रीलंका जो है वो एक तरह से इस वर्ल्ड कप में बीटेबल दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा रमीज भाई थोड़ा सा हम बात कल के मैच की भी करें। ऑस्ट्रेलिया ने जो मोमेंटम जब पीक कहना चाहिए वो बड़ा राइट टाइम पे किया है और जो एग्रेशन उनके साथ एसोसिएट किया जाता है, अटैकिंग माइंडसेट की बात जो की जाती है वो अब हमें रिफ्लेक्ट करती भी नज़र आ रही है उनकी साइड के अंदर। और जो मॉडल हमने बात की, जो माइंडसेट साउथ अफ्रीका का था, वो असल में जो जिस्ट है, जो पहचान है, रिकग्निशन है, वो ऑस्ट्रेलियन की है और अब उस मोड पे आ गई। और एक ही वीकर लिंक नज़र आ रहा था, वो स्पिन डिपार्टमेंट था। अब जैम्पा तो हर मैच में 4-4 आउट करना शुरू कर दिए उन्होंने। कैसे ओवरऑल कल की कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? देखिए ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है उन्होंने क्योंकि 350 के बाद दोबारा 350 कर दिया। चले माना नीदरलैंड्स ही, मगर नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया और हम समझते हैं कि उनकी बॉलिंग जो है वो एक तरह से डिसेंट है, आउटस्टैंडिंग नहीं है मगर ऐसी भी नहीं कि 400 वो खा लेगी। मगर ऑस्ट्रेलिया अब ऑपोजिशन को अपनी लपेट में लेगा
और जो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि 2 सेंचुरियन से, और अगर आप छठे नंबर पे सेंचुरी कर देते हैं 40 बॉलों में, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो है ना लेट मिडिल ऑर्डर भी, अगर आपके पास विकेटें गिर भी जाती हैं तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है, स्टॉइनस है, इसी तरह से ये मैक्सवेल है, तो ये फिर बहुत ज्यादा अटैकिंग फॉर्म में आप इनको देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, तो क्योंकि इनके ये डीएनए में है। और इस तरह की 2 पावरफुल परफॉर्मेंसेस से देखिए ना, हेडलाइंस बिल्कुल ठीक इन्होंने लगाई हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। इन्होंने मार्जिन ऑफ डिफीट से बताया है कि कितना फर्क था 2 टीम्स में, जो कि मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान भी कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी। हम उल्टा हार गए, मगर मैं समझता हूं कि जहां पे इस तरह की टीम्स आती हैं, आपका मार्जिन जो है ना वो हेडलाइन बनाता है कि कितनी फड़कास आपने लगाई है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दुनिया को बताई है कि देखें हम वी आर बैक इन इट, और अपस्विंग में अब ये किसी भी टीम को फड़का सकते हैं। बिल्कुल। आकिब सर, आज इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच है, आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड को कम बैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आज अपनानी चाहिए और किस टीम को आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आज? देखिए, इंग्लैंड तो वन ऑफ द बेस्ट टीम। वो होता ही है कि कई दफ़ा आप टूर्नामेंट में आते हैं थोड़े से लेज़ी होते हैं, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड की टीम को श्रीलंका से तो कोई मुकाबला नहीं है। मेरा ख्याल है जब से श्रीलंका इंटरनेशनल लेवल पे आई है, दिस इज़ देयर वर्स्ट टीम, जिसमें एक स्टार नहीं है। श्रीलंका ने हमेशा आप देखें तो डिसल्वा से लेके तो जयसूर्या से लेके संगकारा, मलिंगा, मुरलीधरन, इस टीम में मुझे तो देखना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर है क्योंकि दुनिया रनाउंड तो एक भी नहीं है ऐसे ही। तो अगर ये इतने अच्छे हो तो उनके नाम क्यों नहीं आते लोगों को? जो स्टार होता है वो चमकता है। अब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास अब हो क्या रहा था कि बीच में जो उनकी एक ऑलराउंडर की कमी आ रही थी, और बीच में कभी वो मोइन अली को खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे, तो दे डोंट नो देयर टीम। बेन स्टोक के बाद उन्हें समझ नहीं आती कि असल में हमारी फाइनल 11 क्या है। अगर वो तो आज बेन स्टोक वापस आते हैं तो फिर तो ये टीम अगर अब से लेके लास्ट मैच तक अगर अवेलेबल है बेन स्टोक, तो ये टीम को रोक नहीं कोई सकता सेमीज में जाने। ट्रू। खुद ना उनका बेड़ा गर्क हुआ, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, पर अगर क्वालिटी की बात करें, बॉलिंग में देखें सबको ही मार पड़ रही है। उनको ये वो कोशिश ये कर रहे थे कि जो इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग होती है, आगे सीम मारेंगे, कुछ स्विंग होगा, कुछ सीम होगा, नहीं हो रहा जी। तो करन इनके पास एक स्मार्ट बॉलर था, वो भी उसी तरफ चल पड़ा, अपने कटर्स करे, यहाँ वुड है उसको भी मिक्सअप करने की जरूरत है। बॉक्स भी बड़ा जिस तरह हारिस को मार पड़ रही है उतनी वुड को पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि पेस इन पिचेस के ऊपर आपको हर्ट नहीं कर सकती जी। आपको करना क्या है, वेरिएशन। अगर आपकी पेस है, पेस के बाद जो आपका स्लोअर वन है वो अगर 150 से 125 पे जाता है तो वो इफेक्टिवनेस है, उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह रमीज भाई से भी हमने बात की, हमने कल भी थोड़ी डिस्कशन की थी कि बड़ी टीमों की क्लैरिटी बड़ी क्लियर नजर आई है। अब उन्होंने ना सिर्फ कल मैच जीता, वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी डिफीट भी दी, 309 रन से विक्ट्री हासिल की। जब उसी उनका माइंड सेट था कि ये एक ऐसा मैच है जिसमें हम लंबी विक्ट्री लेके बड़े मार्जिन से जीत के अपने रन रेट को जो रिक्वायर्ड है अचीव कर लें, ताकि कल कभी किसी सिचुएशन पे ऐसे फंस जाते हैं जो रन रेट की बात आए तो हम थ्रू कर जाए। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो जर्नी है ये तो एंड तक लड़ाई जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान भी साथ साथ है। अगर ये अगला मैच कहीं जीत गए एक होती है आपकी सोच के आप, मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ कि 2 महीने पहले कह रहे जे मीदा चल गया, वो मीदा उन्होंने बाहर निकाला हुआ है। हमारे पास एक होप है, हमारा मीदा जो है वो उसको खिला नहीं रहे। ऐसे ही हम बात ये कि 2 महीने पहले मैंने एक दिन पढ़ा कि पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि हमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो चेन्नई में क्यों खेला, कि वहां पानी लगा हुआ है। यार विकेट है। आपकी ये माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है कि आप मतलब आपको क्या प्रॉब्लम, आप मतलब कोई ऑस्ट्रेलियन टीम हो, अगर मैं समझता हूँ अगर गोरा कहे कि हमें
टीचर एक जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्वियस टर्न होता है, वहां हमें जानबूझ के खेला है। आप पाकिस्तानी हो, रड़े मैदानों में खेलते हो, यहाँ तुम्हें डर लग रहा है कि हमें चेन्नई में खेलेंगे, अफगानिस्तान में हम हार जाएंगे। तो जो डर होता है ना, वो फिर प्रेशर पड़ता है ना, तो इसीलिए तो वो साबित हो जाता है, ऑब्वियस हो जाती है। 145 डॉट बॉलें खेली हमने। रमीज भाई आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। रमीज सर से मैं भी एक पहले चीज जानना चाहूंगी। रमीज सर, आप बताएंगे कि आपका मीदा कौन है इस टीम में? सारे ही नहीं, वो पूरी टीम इस वक्त जो है ना वो मीदा है। वही कह रहे सारे ही। अच्छा रमीज भाई, जो हमने क्लैरिटी की बात, मीदा चल नहीं रहा, मीदा कोई भी नहीं चल रहा। मैं यकीन करें, इनमें मीदा जो आखिरी अगर फखर को निकाल देना, आई स्वेयर इनमें कोई मीदा भी नहीं, मीदा भी नहीं। अगर चल गया तो क्या करेगा? 70-80 के स्ट्राइक रेट से तो क्या कर देगा? कोई हर्ट नहीं करेगा। और जिस तरह 145 और 140 डॉट बॉलें हम खेल रहे हैं। अच्छा रमीज भाई, क्लैरिटी की बात की तो हमने देखा कि जिस तरह आकिब भाई ने कहा कि फखर एक था ऐसा प्लेयर जो मैच विनर था, चले नहीं परफॉर्म कर रहा, बट अगर चल जाए तो वो मैच विनर है। उन्होंने मैक्सवेल लास्ट मैच में 0 पे आउट हुआ और उनको पता था कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है हमारा, बैंक किया उसने। कल देखे वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी बना डाली। और इसी तरह ज़ैम्पा की बात करें तो बड़ा प्रेशर था 2 मैचेस में, ये कुछ कर नहीं रहा, उन्होंने फिर रिलाय किया और हर मैच में वो 4 आउट कर रहा है। कल तो उन्होंने 3 ओवर में 4 विकेट ले ली। कैसे ये जो माइंड सेट है, क्लैरिटी है, थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे देखते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया की बात जी, कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या की? पाकिस्तान की? दोनों को मिक्स कर लें आप। हाँ, क्योंकि एक तरफ बहुत क्लैरिटी है, दूसरी तरफ थोड़ा सा मडल और थोड़ा सा जो है ना धुंधलापन है। जी जी, ज्यादा। तो ये भी देखना है। आई थिंक आप ऑपोजिशन को देख के भी आप कई दफा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपको बताते हैं कि ग्रेटनेस या अच्छी परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए क्या चीजें आपको करनी है। मैं समझता हूँ फखर जमान को अगर आपने चांस देना है तो आप उनको 5 या 6 नंबर पे खिला सकते हैं। और वहां पे क्योंकि T20 में आजमाए थे वो लेट मिडिल ऑर्डर में, तो वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। मुझे याद है वो जो सेमीफाइनल हम हार गए थे T20 का दुबई में जी। मगर ये जो क्लैरिटी है ना, ये तो आनी जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई टीम जो है एक मेमो देगी कि जी ये आपने 4 चीजें हैं जो कि आपने करनी है और ये 4 चीजें नहीं करनी है। आई थिंक इस लेवल के ऊपर जब आप 10-10 साल खेल चुके होते हैं, तो जैसे आप आते हैं, आपको हर सवाल की तैयारी नहीं करनी पड़ती है ना, क्योंकि आप इस गेम में हैं, तो आप बात से बात बना के और एक सवाल कर देते हैं। इसी तरह से क्रिकेटर होता है, वो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं कि हर सिचुएशन पे आप अपना एक गेम प्लान बनाते हैं ऑपोजिशन को रखते हुए। जैसे बैटिंग फॉर एग्जांपल है, बैटिंग में आप जब पिच देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस पे कौन सी मैं शॉट्स खेल सकता हूँ, कौन सी नहीं खेल सकता हूँ, और ये ऑपोजिशन मुझे यहाँ अटैक करेगी तो मैंने उसका क्या हल सोचा हुआ है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, ये नहीं है कि कोई पेपर दे के आपको आपके जिम्मे लगाई जाती है, ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू और इंटेलिजेंस के थ्रू आती है जी। और इसी वक्त हो ये रहा है जो बाबर आजम ने भी कहा प्रेजेंटेशन पे भी, या जनरली जो बात हो रही है कि समझ नहीं लग रही है कि ये प्लेयर्स क्यों नहीं इस वक्त जो है ये फोकस्ड है, इतने ज्यादा ये खौफजदा क्यों दिख रहे हैं हारने से। और वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि क्या हुआ, क्या होगा अगर मैं फिर हार गया या मैंने कैच छोड़ दिया। वो फील्डिंग तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई है, उसमें बेइंतहा हेजिटेंसी आ गई है और वो आपका एक पिकअप पॉइंट है जो कि पूरी टीम को खड़ा कर सकता है या नीचे गिरा सकता है। तो यहाँ पे जो एक आम बात भारत में चल रही है वो ये है कि इनकी फील्डिंग को क्या हुआ है। अब इसका जवाब कोई नहीं है किसी के पास, क्योंकि एक स्टैंडर्ड से आप उतरते हैं ना, बीइंग द बेस्ट ओडीआई साइड सपोजिडली इन वर्ल्ड क्रिकेट, तो उसमें हर आपका डिपार्टमेंट फायर करता है। तो ये पाकिस्तान को अब जो है ना, ये नहीं सोचना है कि अब हार गए तो क्या होना है, या अब एक और मैच हार जाएंगे, चौथा भी हार जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कि वो तो आप मंजिल निकल गई है, वो अब डेस्परेशन में खेलना है। और डेस्परेशन में कई दफा हम सब गुजरे हुए क्रिकेटर्स, जब आप डेस्परेट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं से कहीं चली जाती है, बिकॉज वो लूजिंग डजंट बिकम एन ऑप्शन। सो जब इस तरह के माइंडसेट से आप खेलते हैं तो फिर आपकी गेम कहीं से कहीं आप अपने आप को सरप्राइज कर देते हैं। तो ये इस टीम को अब अपने आप को सरप्राइज करना है, फैंस के लिए खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है। इस पिच पे यहाँ पे खेल चुके हैं, फिर चेन्नई में मैच है। सो ये एडवांटेजेस, एक्लिमेटाइजेशन इस तरह हैदराबाद में था, देखे ना 2 मैच इनको शुक्र है हैदराबाद में मिल गए पहले, वो एक्लिमेटाइज थे तो 350 का स्कोर भी कर गए। तो अब यहाँ पे इनको पता है कि शायद
282 काफी नहीं होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? बैटिंग से आपने सेटअप करना है मैच, और बैटिंग जो है वो चलेगी जब आप एक खास रफ्तार से खेलेंगे। आपके ओपनर्स ठीक हैं, मगर 60-70 रन करके इस पिच पे आउट होना जुल्म है, बिल्कुल जुल्म। बिल्कुल। और हमने वकार यूनुस साहब की एक वीडियो भी देखी जिसमें वो बहुत ज्यादा हमें डिसअपॉइंटेड नजर आए और काफी हर्ट थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके। बस हम क्या करें, हमारे इमोशंस कमेंट्री बॉक्स में रमीज भाई के भी साथ ही होंगे ऑब्वियसली, तो उनको भी आइडिया था। अच्छा सर, हम क्रिकेट पे तो एक दिन मैं कल ही जब ये हार रहे थे अफगानिस्तान से, तो मैंने कहा हमारे जो कमेंट्री क्लॉज में, कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज भी देना चाहिए कि कमेंटेटर भी रिटायर्ड हर्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आईसीसी से अपील करते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, आप इंडिया में हैं और हम क्रिकेट पे बात तो करते ही रहते हैं और हम करते भी रहेंगे, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अभी तक का आपका ट्रिप वहां पर कैसा गुजर रहा है। क्या आपने कोई शॉपिंग की, खाने आपने क्या क्या खाए? आपने पहले भी हमें बताया कि मजेदार किस्म की चीजें आप खा भी रहे हैं। अभी एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं, मौसम कैसा है? फिर अगर हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो शानदार है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और इवन अहमदाबाद में एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से ग्रीट किया गया, सो ये क्रिकेट लविंग नेशन है और जबरदस्त क्रिकेट लविंग नेशन है। और फिर वहां पे फिर ये और क्रिकेटर को जो है वो हेड स्टार्ट मिल जाता है भारत में, क्योंकि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई स्पेशल एक ब्रीड आ गई है भारत में, क्योंकि इतना ज्यादा जहर उगला जाता है हमारे अगेंस्ट कि वो हमें देख के ना थोड़ा सा घबराते भी और खुश भी होते हैं कि पता नहीं हमारा रिएक्शन क्या होगा एक इंडियन को देख के। बट आउट ऑफ द वे जाके ये आपकी हॉस्पिटैलिटी तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री है, भारत बहुत ख्याल करते हैं और डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है, खासतौर पे एक दो जगह के ऊपर। तो क्योंकि मैं तो 6 साल के बाद आया हूँ, तो बहुत फर्क पड़ा है। फैंस बहुत थे, हैदराबाद में भी पाकिस्तान के फैंस थे और चेन्नई में भी थे। बाबर आजम की टी शर्ट्स पहनी हुई थी और पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान बजता है यहाँ पे। और मैच से दौरान भी, पहले भी, और माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन बाबर नहीं है कि विराट कोहली की शर्ट पहनते हैं, ये भी एक बड़ी स्टेज बात है। हाँ, वो भी मुझे बाद में पता चला। ये कि देखे ना कैसी स्टेज बात है। अभी एक भाई छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे भाई वापस आके आज का टॉस हो चुका होगा उस पर बात करेंगे, और जो शम्सी को खिला देना है हमारे खिलाफ साउथ अफ्रीका ने, इस पे भी आपसे पूछेंगे कि ये साजिश होगी। और ये लेफ्ट आर्मर जो ऑर्थोडॉक्स आके स्पिनर आते हैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए लाया जा रहा है इनको, इस पे क्या हल होगा, इस पे डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game उठा दो। रमीज सर, इंग्लैंड की अगर बात करें तो they won the toss and elected to bat first. उनके इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चांसेस हैं अगर ये क्लिक करते हैं तो ये बैट आउट कर सकते हैं श्रीलंका को, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका की बॉलिंग लिमिटेड सी है। ये चेंजेस भी कर लें तो इस पिच के ऊपर जो है फील्डिंग बेहतरीन करनी पड़ेगी और डिफेंसिव बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और फिर यही बात है कि अगर आपको 350 एक दफा आप खाए हुए आप, तो इंग्लैंड जो है वो भी डेस्परेट हुए हैं और वो कोशिश करेंगे कि 350 तक पहुंचे। मुझे लगता है कि टॉस जीत के बैटिंग करना ही यहाँ पे बनता था। और अभी रमीज भाई, हमने देखा कि हर टीम ने पहले बैटिंग करना शुरू कर दी है ऑब्वियसली, और हम देख रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट भी आ रहा है। एक तो ये देखिए, दूसरा ये जो बॉलिंग लाइन के हवाले से अगर बात करें इंग्लैंड की, बैटिंग तो समहाउ यही खेलेगी। कोई लगता है आपको मोइन अली को इंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं वुड को बहुत रन हो रहे हैं, वोक्स बिल्कुल भी एक एवरेज बिलो एवरेज बॉलर नजर आ रहे हैं, करन बहुत रन लीक कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको लगता है कि आज शायद कोई चेंजिंग करें? मेरे ख्याल पेस ऑफ द बॉल जो है वो बनती है यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी, और
दूसरी तरफ आपने ये भी देखना है कि श्रीलंका क्या स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान से बेहतर खेलते हैं वो स्पिन को। सो उनको क्या स्पिनर के खिलाफ अटैक उनको करना चाहिए, या कि मार्क वुड टाइप के बॉलर्स या वोक्स का बाय द वे 2019 से इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर हैं स्टेटिस्टिक में, 23 विकेटें ली हुई हैं और स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, बट ऑब्वियसली ये एक डिफरेंट एक टेरिटरी है, यहाँ पे बॉलिंग करना आसान नहीं है। सो यहाँ पे सीम अप बॉल जो है ना और स्विंग नहीं मिलेगा इनको, सो यहाँ पे लेंथ बॉल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक वो कंसिस्टेंटली नहीं कर सके और इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। क्योंकि आपका अगर एक तरह से ओडीआई का बेस्ट बॉलर मार खाता है तो फिर बाकी भी थोड़े से घबरा जाते हैं। सो मैं समझता हूं कि ये सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि बॉलिंग इनको भी मार पड़ रही है, बैटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा चीजें हल हो सकती हैं। आई थिंक आज आप देखेंगे कि ये बहुत बेहतर खेलेंगे। जी आकिब सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, इंग्लैंड ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स ने भी यही डिसीजन लिया और पहली इनिंग्स में हमने देखा कि मैच को एक साइड पे कर देते हैं वो लोग। आप क्या समझते हैं कि आज इंग्लैंड की टीम कितना टारगेट देगी श्रीलंका को? देखिए, नॉर्मल अगर आप कोई भी टीम 50 ओवर खेलती है तो 300 रन तो बन जाते हैं जी। स्लो डाउन भी करें तो 280 बन जाता है। तो हम समझते हैं कि 280 एक डिफेंडेबल है, बाकी टीमें नहीं समझ रही। ऐसे ही हम 70 to 100 रन बिहाइंड है सोच में। तो अगर ये नॉर्मल बैटिंग भी करते हैं तो 350 रन तो बन जाएंगे। कोलैप्स होगा तो फिर 300 पे आ जाएंगे, वरना ये अब टीमें उधर ही सोच रही हैं 370 to 400। अगर आप बहुत अच्छा आपका दिन हो तो आप 400 को टच करेंगे। और जिस तरह उनकी अभी तक श्रीलंका की परफॉर्मेंस है, 345 भी उन्होंने करा दिया। बाकी उनकी बॉलिंग में कोई ऐसा नहीं है कि किसी को उन्होंने चैलेंज किया हो, और बॉलर्स में है भी कुछ नहीं। और टेक्सिना एक है कि वो शायद रीड ना करे तो ऊपर से डैमेज कर भी लेंगे तो कितना करेंगे, बाकी तो उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसे ही। तो इसलिए आप उनको करना चाहिए इंग्लैंड को 350 प्लस रन्स। और आई डोंट थिंक कि उनके पास कुशाल मेंडिस जो कप्तान है वही एक है स्पार्क जी। मैथ्यूज आए हैं, अब ये जो फैक्टर देखें, नथिंग। और ये है एक राइजिंग वे ऑफ इंग्लैंड गेटिंग into the वर्ल्ड कप। और अगर हम अपनी बात भी साथ कर लें, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि अब शम्सी का हमने क्या करना है, सारी टीमों ने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए और संभाल के रखे हैं। आप देख लें रेगुलर नहीं खिलाया जा रहा, बट कल हमें लगता है कि मस्त खिलाया जाएगा। और जो नूर मोहम्मद ने हमारा हाल किया या कुलदीप यादव ने कल शम्सी करने जा रहा है, तो क्या देखते हैं इस? ज़ाहिर है लोग ऑप्शंस लेके आते हैं और पाकिस्तान जिस तरह से रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं, इट्स शॉकिंग। ये कोई और टीम करे, नेदरलैंड करे, क्योंकि उनको आदत नहीं होगी। अब पाकिस्तानी है, हर बंदा जो है वो यहाँ रिस्ट स्पिन करता है, स्पिनर्स खेलते हैं। आप डोमेस्टिक में जाए, लेकिन आई डोंट नो कि ये कहाँ से ये आ गए हैं कि इनको पाकिस्तानी हो के आपको रीड नहीं करना, और मजाक बन चुका है। अब ये उसने भी आना, शम्सी ने तो पहले इनकी टांगें कांपनी है कि इसका करना क्या है। अरविंद भाई आपसे पूछेंगे, अब शम्सी सिर्फ हमारे लिए रखा उन्होंने, जैसा कुलदीप हमारे लिए रखा था उन्होंने, तो ये सारों की लॉटरी जो है लेफ्ट आर्म जितने भी स्पिनर है, इनकी लॉटरी सिर्फ पाकिस्तान है। अब कल उसका क्या करना है, ये हाथ से रीड करने का मसला। और 2-3 चीज़ें हमें माइंड में सुनने को भी आ रही हैं साथ के। सलमान यागा की इंडक्शन की जब बात की जा रही है, नवाज को दोबारा सुनने की बात आ रही है उसामा की जगह, और साथ फखर को भी ऐड करने की बात की जा रही है माम की जगह। ये 3 चेंजेस के हवाले से भी साथ जरूर बताइएगा। देखिए, इनकी शम्सी तवानाई को कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा इनकी। अगर रीड नहीं होता तो किसी पामिस से पूछ ले। वेल सेड जी। नहीं तो ये, और ये आजकल इन भी है शम्सी तवानाई, तो ये हमारे लिए लीथल होगी ना कि कल तो हमारा थोड़ा सा चांस जो वर्ल्ड कप में है ना। मुझे याद है इनको फखर जमान ने ना रज के लपेटे मारे थे साउथ अफ्रीका में। जी। तो शायद वो एक, अगर क्योंकि आजकल तो क्रिकेट ज्यादातर चली मैचअप्स पे रही है, यू नो स्टैटिस्टिकल डेटा पहले आता है, वो इंस्टिंक्ट खत्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली जो सैड पार्ट है ना आजकल की क्रिकेट का, वो ये है कि आपका कोई क्रिकेट से लेना देना बेशक
हो या ना हो, आप स्टैट्स के बेस के ऊपर टीमें लड़ाते हैं, जो कि एक अनथिंकेबल सी एक स्ट्रेटजी है। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, उस पिच कैसी है, ऑपोजिशन कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है जिसके खिलाफ आप मैचअप कर रहे हैं। हो सकता है वो 4 गेंद पाँव में मारना शुरू कर दे शम्सी, क्योंकि मैच ही नहीं खेला वो 4 दिन से। तो आप उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बना के अगर फखर जमान को डाल देते हैं, तो मतलब मेरा ये मैचअप कई दफा बड़े अजीबो गरीब से होते हैं, मगर सारी दुनिया अब इस पे चल रही है। मोस्टली जो है कंट्रीज वैसे ही चल रही है, बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव टीम है और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं जब ये नेचुरल उस माइंडसेट में होते हैं। बॉल देखते हैं, उसको हम उस पे हमला करते हैं, या बॉल जहां इनको करना है फोकस करके, यॉर्कर भी होता है, फिर रिवर्स भी होता है, हर चीज करते हैं। तो ये पाकिस्तान मैचअप्स की तरफ ना जाए। मैं समझता हूँ कि अब कंप्लीट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी जितने मैच बचे हैं वो सब जीतने हैं और मार्जिन के साथ जीतने हैं। और आपने देख लिया है कि कितनी सख्त है। आपने एक रेगुलर कॉम्बिनेशन को मोस्टली मेरे ख्याल में 90% टीम वही खेलती रही है। सो इस आपने देख लिया है कि इसमें बस इतना ही सख्त है इस टीम में। सो आप खिलाएं, जो भी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उस सब को आप यूज करें, क्योंकि अब डेस्परेट सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल ठीक है। एक मैं रमीज भाई से और चीज पूछना चाहूंगा। रमीज भाई, कल आकिब भाई से भी हमने डिस्कशन की, जब आप हारते हैं एज ए टीम या नेशन, आपको ऑब्वियसली मोरल बहुत डाउन होता है। एक बहुत ज्यादा ये डिस्कशन 6-8 मंथ से चल रही थी, बट अभी वो पीक पे आ गई है। वो ये डिस्कशन है कि ये जो करंट थिंक टैंक जो है, ये कुछ सालों से, 1-2 साल से ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की तरफ जा रहा था। उसकी मैं अगर एग्जांपल से क्लैरिफाई करना चाहूँ तो वो ये है कि ऐसा लड़का साथ लगाया जाता है बेंच स्ट्रेंथ पे जो उससे भी हल्का होता है। यानी कि आप देखें तो रिजवान के साथ हारिस लगेगा, इमाम आया तो उसके साथ अगर आप उसको भी हारिस की चले आप कह दें ओपनर के तौर पे, इमाद को नहीं लगाया गया, नवाज के पीछे आपने लगा दिया, उसामा मीर को शादाब के पीछे, अगर इब्रार है तो उसको रिजर्व में रखा। तो ये जो साइम अयूब को ना खिला दिया गया तो ये रन कर देगा, तैयब ताहिर सेलेक्ट होता है तो खिलाया नहीं जाता। तो ऐसे लड़कों को रखा जाता है। साउथ शकील बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा नहीं अगर आप किसी और को डालेंगे तो ये जो माइंड सेट है, ये जो अप्रोच है कि हमने लड़कों को इस तरह से लेके चलना है साथ कि जो करंट लॉट है वो अपने आप को सिक्योर फील करे। और ये जो मैं जो डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ, ये मैं प्लेयरों से बात करने के बाद आपसे कर रहा हूँ, ये एक का नहीं है, कम से कम 10-12 लड़कों की यही सोच है कि ये इस लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं और हम कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आप आइडियल पर्सन है, चेयरमैन भी रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो आप बेहतर, सबसे बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मेरी जो स्ट्रेटजी उस वक्त थी और आई थिंक वो मैं समझता हूँ वो ठीक स्ट्रेटजी थी कि आप जितनी चेंजेस करेंगे ना एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ, आप प्रोवाइडेड वो टीम जीत रही हो, या प्रोवाइडेड आपकी बैकअप जो है वो इस क्वालिटी की हो कि जहां पे आप रिप्लेस कर सके प्लेयर्स को, तो फिर तो आप बिल्कुल चेंजेस करें। अगर आप जीत रहे हैं तो फिर आप कम से कम चेंजेस करते हैं, ताकि आप फिर एक वही बात है ना कि कुल्हाड़ी मारी और इत्तेफाक से तेल निकल आया और फिर आप उससे बेनिफिट करते हैं। तो हमारी क्रिकेट का भी हाल ये है कि क्योंकि पीछे एक कोई प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट का नहीं है, और वो मतलब एक तरह से डेस्परेशन है वहां के ऊपर, क्योंकि वो हिट एंड मिस है बेइंतहा, और उसकी एक लंबी कहानी है। वो तो आपको एक शायद प्रोग्राम करना पड़े वर्ल्ड कप के बाद कि ये फ्यूचर में अब क्या क्या चीजें हमने करनी है रिडीम करने के लिए अपने आप को। बट मैं समझता हूँ, देखिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना, ये पाकिस्तान नहीं करता है, और ये जो हमारी परफॉर्मेंस और जो हमारी टीम है ये इस तरह से बन नहीं सकती है। ये फिर फुटबॉल की टीम बन जाएगी या हॉकी की टीम बन जाएगी। इन प्लेयर्स को जो खिलाते रहे, आप रिजवान की बात कर लें तो रिजवान अपनी जगह नहीं उनकी जगह नहीं कोई ले सकता, क्योंकि 70-80 की एवरेज है उनकी ओडीआई की। हाँ, आप उनका मैनरिज्म और उनका तरीका वारदात के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, मगर स्टेटिस्टिकली क्वेश्चन नहीं उठ सकते हैं। इसी तरह बाबर आजम पे नहीं उठ सकते हैं। तो अच्छा, अब वो नवाज ने भी आपको मैच जिताया हुआ इंडिया के अगेंस्ट, और उसके बाद फखर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, या इसके अलावा शादाब जो है उनका एक बहुत ही अच्छा रन रहा है, इंक्लूडिंग आपको ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस याद होंगी जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की। क्रूशल मैच के ऊपर आके उन्होंने 50-60 कर दिया था और मैच हम आप मैं नहीं समझता ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर है। लेकिन अभी भाई हमारा डगआउट भी स्ट्रांग नहीं हो रहा ना, डगआउट भी देखे ना तो कोई लड़का नहीं ना हो रहा।
नहीं, आपकी जो रिप्लेसमेंट की जो आपके पास प्लेयर्स है ना, वो भी ऐसे नहीं है कि जो कि बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, कि इतना बड़ा टैलेंट है कि बाबर आजम को आप रिप्लेस करते हैं, नहीं है ऐसा। सो हम लिमिटेड है ना। यहाँ ये इंडिया वाली सिचुएशन नहीं है कि केएल राहुल नहीं आता तो 4 उससे अच्छे आ जाते हैं और उसकी पोजीशन ही डगमगा जाती है, ऐसा नहीं है। तो पहले तो आपने बैकअप फैसिलिटी के ऊपर जोर लगाना है ना, और उसको कैसे ट्रेन करना है। मगर ये इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपने जो डीएनए ऑल्टरेशन की आप बात करें कि इनका डीएनए बदलने वाला है, और उसके लिए फिर साइम अयूब आता है, उसके लिए मोहम्मद हारिस आता है, उसके लिए शायद आपके 2-3 और आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, कोई रिस्ट स्पिनर ढूंढने की कोशिश है, या शादाब और नवाज का एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हमें मूव ऑन करना है। तो ये एक आप मैसिव ऑल्टरेशन जब अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर आप कहेंगे जी हम हारेंगे, हमें मार पड़ेगी, प्लीज बेयर विद अस, वो ठीक है, वो आप अनाउंस करके फिर आगे चलें। मगर इस मौके के ऊपर ये टिपिकल मैं समझता हूँ हमारी फॉल्ट लाइन बन जाती है कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जी पॉलिटिक्स है तो वो ये हो सकता है। देखे ना, इमरान खान भी लीडर थे, उन्होंने मंसूर अख्तर को 4 साल खिलाया या 5 साल खिलाया जी। लोग कहते थे जी कि इनको क्या टैलेंट नहीं नजर आता क्योंकि वो फेल हो जाते थे, उनका एतबार था उनके ऊपर। तो ये तो नहीं था कि कोई वो सिफारिश से खेल रहे थे। कई दफा कप्तान का एतबार होता है सर्टेन प्लेयर्स के ऊपर, एंड यू गॉट टू गिव इट टू हिम, इसलिए अदरवाइज उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। कप्तान जिसको बनाया उसको फिर आप पूरे रिसोर्सेज और पूरा उसको फिर डिसीजन मेकिंग करने दें ताकि बाद में वो पकड़ सके आप उसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे अनाउंस करना चाहेंगे कि वो हमें वीडियो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, और जिसका सवाल जो है वो हमारे एनालिस्ट को सबसे अच्छा लगेगा उसको हमारी तरफ से सुनो न्यूज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने सवालात भेज सकते हो। यहाँ मैं तमाम खवातीन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने वीडियो मैसेजेस हमें भेजें, क्योंकि जब हमें कॉल्स भी आती है, ज़्यादातर कॉलर्स जो हैं वो हमें मर्दी कॉल कर रहे होते हैं। क्रिकेट में खवातीन का इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और अगर है तो आप लोग कहाँ हैं, प्लीज जागें और अपने वीडियो मैसेजेस हमें अभी भेजें, व्हाट्सएप करें, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि सबसे अच्छा सबसे एंकर्स के लिए भी है ये नहीं एंकर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। और एक हमें वैसे सरप्राइजिंगली उमाइमा का क्वेश्चन आया है मियां चन्नू से वो ये पूछना चाह रही है कि हमारी कल की जो ऑस्ट्रेलिया की हम देखते हैं विक्ट्री के बाद मार्जिन, बहुत अच्छी मार्जिन से उन्होंने ये जीत अपने नाम की, क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कोई चांसेस कम तो नहीं लग रहे आपको इस जीत के बाद? 4 मैच जीतने, 4 मैच रह गए, चारों जीतो अभी सेमीज। तो ये कैसे होगा ये मौजा? 4 मौजे की बात नहीं, ये सोच की बात है, क्योंकि ये अब उन पाकिस्तान के लिए एक पहाड़ जैसा एक काम लग रहा है, क्योंकि ये सोच उसी सोच से चल रहे थे, वहां जाएंगे रन अप बॉल खेलते खेलते 280 तो विनिंग टोटल है, और वो हम 300 तो फिर हो ही नहीं सकता। उन दूसरी टीमों ने इनको आउट क्लास कर दिया विद थिंकिंग, माइंडसेट से पीछे धकेल दिया कि भाई करते रहो 280 300, हम किसी और लेवल पे वो खेल रहे हैं। ये कोई दूसरी तीसरी मंजिल की गेम नहीं रही, ऐसे ही रूफ टॉप पे गेम है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये तो सोच से पीछे इनको तो पता ही नहीं था कि लोग किस तरफ चल पड़े हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो अब तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये अगर साउथ अफ्रीका से अगर मैच है पाकिस्तान का, तो या तो वो आउट हो जाएंगे, तो या वो करेंगे 350 से या 400 ही। हमारी बेस्ट गेम क्या है? बेस्ट गेम हमारी है ही 300, ऐसे ही है। तो 300 पे आप कितने मैच जीते? और इन कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो जैसा रमीज भाई ने बड़ा डिटेल में आंसर किया उस जो मैंने क्वेश्चन किया, आपसे भी थोड़ी कल डिस्कशन की थी, तो अब इसका काउंटर आर्गूमेंट ये ओबियसली आता है कि आपने डगआउट क्यों नहीं तैयार किया गया। आप जमान खान अगर डगआउट में बैठाएंगे और आप प्रेफरेंस देंगे वसीम जूनियर को कि वो डगआउट में, तो हारिस के लिए या हसन अली के लिए तो वसीम जूनियर थ्रेट नहीं है, उनके लिए जमान खान थ्रेट हो सकता है। अबरार रिजर्व में है, वो थ्रेट हो सकता है टीमों के लिए भी, प्लेयर के लिए भी। तो अब ये ऑनेस्टली अगर आप पूछे डगआउट को स्ट्रॉन्ग बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? इंजमाम से बात हुई है, वो कहता है कि मुझे कहते हैं कि तुम मैंने खिलाई जा रहे हो शादाब को, नवाज को, कहता है हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है। आप बाबर से पूछोगे आपको सेम जवाब मिले। ऐसे ही तो कप्तान का काम तो नहीं है नीचे वाली डेवलपमेंट करना, या चीफ सिलेक्टर का काम आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर ही बंद कर दिए हैं, कोई आपकी प्रेपरेशन नहीं है, कोई आपकी ए टीम नहीं है, कोई आपकी
अंडर 19 का प्लेटफॉर्म नहीं है, यही पाकिस्तान था। ये रमीज़ भाई थे तब बोर्ड में, जनरल तकीर था, एक एकेडमीज बनी थी। जब इंडिया आया 2006 में, उनके प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज हमें ये बताएं कि आपने एनसीए क्या बनाया है, क्योंकि ना अंडर 19 हारती थी, ना ए टीम हारती थी, ना हमारे पास प्लेयर्स की कमी थी। बेसिक चीजें थी कि हर गर्मियों में 3.5 महीने की एकेडमीज लगती थी, लोगों को ट्रेंड किया जाता था, टूर्स होते थे, अबंडेंस ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल थे। जब आप नीचे से काम बंद कर देंगे जी, थोड़ी देर आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रेंड होके आ चुके होते हैं वो 5-6 साल निकाल जाते हैं। ऐसे ही जब वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाते हैं और नीचे से कोई नजर नहीं आता। अब अगर आप ऑनेस्टली बताएं, ये जो हमने काम किया है ग्रास रूट लेवल पे कलंदर्स, वो निकाल दें, आपके पास है क्या? कुछ पीएसएल से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अलमिया ये है कि वो T20 का एक बॉलर आता है, बैटर आता है, आप उसको पकड़ के वनडे भी खिलाना शुरू कर देते हो, टेस्ट मैच में भी डाल देते हो, बिकॉज इस सिस्टम को अपने तरीके से चलना जरूर चाहिए जी। जब तक आप ट्रेन नहीं करेंगे आगे तो टैलेंट नहीं आएगा। वो जमाना चला गया जब सड़कों से वसीम अकरम मिलते थे। भाई बड़ा छोटा सवाल ये है कि ये ठीक है, मॉडल यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, रमीज भाई भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो भी आपके रिसोर्सेज थे, ये तो हर बंदे को पता था कि आपका नवाज परफॉर्म 6 महीने से नहीं कर रहा, शदाब 1 साल से नहीं कर रहा, तो आपने चांस अगर लेना था तो आपने अबरार से लेना था, क्यों नहीं लिया? ज़ुमान से क्यों नहीं लिया? आपको हारिस रऊफ का भी पता चल गया था, आपको वसीम जूनियर का भी पता था। ज्यादा प्रॉब्लम इमाद से प्रॉब्लम है बाबर, और ये हमें पता है। हाँ, ये है और ये फैक्ट है। सरफराज से भी प्रॉब्लम है कि सरफराज को जब हटाया था वो पाकिस्तान क्रिकेट को आज तक हर्ट कर। अब जैसे कह रहे बाबर को हटा दो, बाबर नया कप्तान ले, भाई कैसे ले? फेजेस में चलो ना। अब एक तो मैं जब ये शाहीन ने बैक टू बैक ये फाइनल जीता, यही आपका टेस्ट है ना एज कैप्टन। आप पीएसएल में हाईएस्ट लेवल है, एक कप्तान क्या परफॉर्मेंस देता है और किस तरह से कप्तानी करता है। मैंने तब तक कहा था कि एक T20 की कप्तानी इसे दे दो और उसको कहो कि अपनी जो 8 महीने, तब तो साल था जी। 1 साल में अपनी टीम बनाओ, फिर आप देखते हो आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे, बाबर को कप्तान नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे टेस्ट मैचेस में? तो फेज ऐसे नहीं हो जाना कि एकदम से बंदे को मिटा दो और हटा दो, उसकी कोई रीजन होनी चाहिए। मैंने जो रीजन कही थी शाहीन को कप्तान बनाने की, तो क्या वो लॉजिकल नहीं थी? बिल्कुल थी। तो आप बोले उससे पहले T20 का बनाए। अब हम आपकी बस हो गई है, क्योंकि बाबर और रिजवान के बस की बात नहीं है कि वो व्हाइट बॉल में वनडे क्रिकेट में टीम को कहे कि आपने 400 करना हो, कहते पाए तुसी भी तो करो ना। ऐसे ही है। मतलब आप 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और बाकी से तो वो करेंगे कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें, सारे एक तरफ चल पड़े, कप्तान को हटा दो। बट किस रीजन से? लॉजिक से बात करें। एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? अगर हम उनको हटाते हैं तो हमारे पास अभी इस टीम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, इनको खेलने दो। नीचे एक लॉट पकड़े, उनको तैयार करें, उनके टीम के मैच टूर्स कराएं, जब वो रेडी हो एक एक करके गैप्स को फिल करें। पागल नहीं हो जाना एकदम से। अच्छा रमीज भाई, आपसे एक और चीज इसी कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहेंगे। हम तो अभी भी दुआ कर रहे हैं और वी विश के पाकिस्तान अच्छा करे और कुछ अच्छा हो जाए और ये चलता रहे सिस्टम, बट खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होता और ये डिबैकल और बुरा चाहता है पाकिस्तान टीम का, तो व्हाट इज नेक्स्ट? आप क्या समझते हो कि ऑल टुगेदर सब कुछ चेंज करना चाहिए? जो हमारी हिस्ट्री भी रही है, प्रेसिडेंट तो यही मिलता है, या हमें इसी के साथ चलना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं है। देखो इरफान, ये बड़ी मुश्किल से प्लेयर्स बनते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होती है और फिर आप देखते हैं कि आपका क्रिकेट का सर्किट इकोसिस्टम क्या चीजें फेंक रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि गुस्सा करके जो है वो आप सबको फारिग कर दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको मीनिंगफुल चेंजेस करनी है और सबसे पहले तो यहाँ से डायरेक्शन बदलनी है और वो डायरेक्शन पहले सब एग्री करेंगे और उसके बाद फिर आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं और मैसिव चेंजेस से कोई होएगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है ना वो भी आपका इस वक्त कबर्ड जो है ना वो पूरी तरह से भरी नहीं हुई है जी। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट मैच का कोई स्पिनर नहीं है। इसके अलावा जो है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो बेंच स्ट्रेंथ को नहीं खिलाया और वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। बेंच स्ट्रेंथ देखें, बेंच स्ट्रेंथ वैसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक अंदर आ जाएंगे।
वो उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगेगा, क्योंकि हमने देखा है बिट्स एंड पीसेस में कि वो भी एक्सपोज होते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोसेस फॉलो करना है, और वर्ल्ड क्लास प्रोसेस और फिर सिस्टम्स को डेवलप करना है, और उसके ये लंबी कहानी है। ये 5 साल का एक रिव्यू पेपर और आपका एक लॉन्चिंग पैड आप तैयार करते हैं, और पाकिस्तान ये कर सकता है इसलिए कि पूरे पाकिस्तान को क्रिकेट का शौक है, हर बच्चे को क्रिकेट का शौक है। सो ये आपको इनको इनकरेज करने वाली जरूरत नहीं है। मगर क्या काम हो रहा है क्लब लेवल के ऊपर, किस किस्म की कोचिंग हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्पाइक्स पहन के तो आप बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप पिचेस ठीक करते हैं ना, तो पिचेस के लिए एक ऑर्डर किया था जो कि आपकी ऐसी पिचेस हैं जो बिछाई जा सकती हैं, जो कि इंग्लैंड की काउंटीज कर रही हैं अब। इंग्लैंड का जो 100 बॉल है वो आर्टिफिशियल पिचेस पे होता है, ऐसे ही है। क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते बारिशें, तो आपको ये एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थ्रू आउट क्लब्स। जो आपकी प्रोमिनेंट क्लब है पाकिस्तान में, जो क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको पहले फैसिलिटीज दें यहाँ। उसके बाद फिर कोचिंग स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से वहाँ पे उनको कोच किया जाता है। यहाँ आजाद मैदान है बॉम्बे में, कभी आप आए ना मेरे साथ, कभी आपको इत्तेफाक हो वहाँ जाएं, आप देखें वो फॉरवर्ड डिफेंस सिखा रहे होते हैं 8 साल के बच्चे को आधा घंटा। वो T20 की शॉट्स नहीं सिखाते हैं, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो हमारी यहाँ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हमारे हीरोज जो है वो T20 के हैं। हमारे हीरोज जो है ना वो लंबी क्रिकेट जब तक कि आप टेक्निक पे काम नहीं करेंगे, वो T20 ODI सब में फेल रहेंगे। सो ये एक बहुत काम की बात है, लंबी डिबेट है। इंशाल्लाह आप दोनों की चूरी नहीं मारनी है कि आपने सबको फारिग करके और आप समझे कि चलो अब क्या करें। नहीं, हम अपने प्लेटफॉर्म से रमीज भाई आपसे और आकिब भाई से रहनुमाई लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये बोर्ड के लिए भी और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। बेनिफिट बहुत ही उन्होंने जबरदस्त बात की कि फाउंडेशन जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, आप कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इरफान साहब की मिड ब्रेक में। थैंक यू सो मच रमीज सर फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।